करें स्टार्ट, चलिए. सो वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लास व्हाट वर द ग्राउंड्स of imposition of national emergency. We have read the procedure for the approval of the emergency by the parliament and then the procedure for the revocation of the that national emergency. We have read in detail, वो सब पढ़ चुके हम लोग. Now the topic is what? Effects of proclamation of emergency. Emergency का effect क्या होगा? When the emergency has been imposed, what shall be the effect of this? And for that purpose, you should note down here that इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. आपको नोट्स दे दिए गए, ये नोट्स ढंग से समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा. इन्हीं नोट्स से आपका मेंस का काम चल जाएगा. समझ रहे हैं बात? यहां से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो आएंगे, बट यू मे सी द क्वेश्चंस इन मेंस एज वेल. गॉट इट? नाउ प्लीज गो टू द फर्स्ट इफेक्ट एंड दैट इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम इनटू unitary system. What? Transformation of behavior of Indian federal system into unitary system. अब देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में समझाता हूं, थोड़ा बेसिक समझाता हूं आप लोगों को. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस दैट देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स. नो, इट सेज कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगेगी तो ये जो फेडरल सिस्टम है दैट टर्न्स इनटू यूनिटरी सिस्टम. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो सामान्य काल में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स था दैट गेट्स चेंज्ड, बल्कि चेंज भी नहीं करना चाहिए, दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. फेडरल इनटू यूनिटरी कंप्लीटली चेंज हो जाता है. And for that purpose you should go to article 353 that will give you an insight into this transformation. देखिए क्या कहता है ये. This is पहला इफेक्ट क्या है? इफेक्ट इज दिस transformation of the federal system into unitary system. And to understand this you should go to the article 353. There are two parts, 353A and 353B. Then for the purpose please go to first 353A. Read it. मैं पढ़ूंगा यहां पर, आप लोग पढ़ेंगे अपने ब्रैकेट में. While a proclamation of emergency is in operation, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी तब क्या होगा? Then notwithstanding anything in this constitution, please mark this line. This line is very important. Notwithstanding anything in the constitution, in this constitution, इस संविधान में कुछ भी होते हुए, ठीक है, the executive power of the union shall extend to the giving directions to any state. Meaning thereby कि इस संविधान में अन्य जगह कुछ भी लिखा हो, this rule will prevail. कब? शर्त क्या है? While proclamation of emergency is in operation. जब इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी तब ऐसा होगा, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में अन्यथा कुछ भी लिखा हो. समझ में आई बात आपको? तो दिस क्लॉज, दिस आर्टिकल 353A हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग देयर बाय जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है that will be subject to this article now. Notwithstanding anything contained in this constitution मतलब क्या हुआ? जो अदर प्रोविजंस हैं, अदर प्रोविजंस, what provisions? Provisions relating to the distribution of legislative powers or administrative powers. Those provisions will be subject to this article. This article means 353 part A. What is saying? While proclamation of emergency is in operation, then क्या होगा? The executive power of the union shall extend to the giving directions to any state. क्या direction? As to the manner in which the executive power thereof is to be exercised. अब now यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है executive power. तो पहले आप लोग go to basics और एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है. फॉर दिस
देखिए टोटल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर इज नेवर डिफाइंड, कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव पावर की आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मीनिंग क्या है? टोटल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट माइनस जुडिशियल पावर्स माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि सरकार की जो सभी शक्तियां हैं उनमें से आप न्यायिक शक्तियां निकाल दीजिए, विधायी शक्तियां माइनस कर दीजिए, तो जो शक्तियां बच जाएंगी उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स। गॉट इट और नॉट? तो इफ वी टेक आउट जुडिशियल पावर्स एंड legislative powers from the total powers of the government, then what remains is, we say, executive powers. Generally these are the administrative powers. अगर हम लोग टेक्निकली कहें तो what is this? Administrative powers. समझ बात आपको नहीं आई? अब ये क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल टाइम होता है, इन नॉर्मल टाइम यूनियन कैन नॉट गिव डायरेक्शन टू एनी स्टेट as to the manner in which the executive power of that state is to be exercised. ऐसे मान लीजिए कि एक परिवार है, उसमें पिताजी हैं और 4-5 भाई हैं, सही है? अब 4-5 जो भाई हैं उनके मतलब 4-5 बेटे हुए उनके, उनका अपना अपना चूल्हा चौकी अलग अलग है और वो लोग अपना परिवार चलाते हैं अलग अपने हिसाब से। किसी की कोई दखलंदाजी, पिताजी की उनके परिवार में आंतरिक मामलों में कोई भी दखलंदाजी नहीं है। वो कौन कब सुबह उठेगा, कब क्या करेगा, क्या नहीं है, तो वो उनकी डायरेक्शन से अपनी, मतलब उनके पुत्रों की अपने परिवार के लिए जो डायरेक्शन है उसमें उनका कोई मतलब नहीं है। ये हुआ सामान्य समय में, नॉर्मल टाइम में। अब मान लीजिए पड़ोसी से हो जाता है झगड़ा, यानी कि वॉर। अब आ गया परिवार के लिए इमरजेंसी टाइम, सही है? अब पिताजी ने कहा कि देखो, जो नॉर्मल टाइम में मैं आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगा अब वैसा करोगे तुम लोग। अपने आप तुमने जो फैसले नहीं लेने, जो लेते थे नहीं लेते थे, अब फैसले वैसे लोगे जैसे मैं कहूंगा। अब डायरेक्शन मेरी चलेगी। समझ बात आपको नहीं आई है? तो यहां पर पिताजी को रिप्लेस कर दीजिए आप यूनियन से, और जो पुत्र हैं वो हो गए स्टेट्स। तो नॉर्मल टाइम में स्टेट्स की जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो अपने आप यूज कर रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। कुछ डायरेक्शन को छोड़ करके यूनियन नेवर गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। देयर आर सम एक्सेप्शंस, उसके हम लोग कंसर्न नहीं है यहां पर अभी। लेकिन इन केस वायलेस्ट इमरजेंसी इन ऑपरेशन, जब इमरजेंसी ऑपरेशन में आ जाएगी, then union can give direction to any state this. Got it or not? तो यूनियन की पावर एक्सटेंड हो गई। अब आई समझ नहीं? मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, देखिए लाइक दिस स्लाइड विल गिव यू द रियल पिक्चर। टोटल गवर्नमेंट पावर्स माइनस जुडिशियल पावर्स माइनस लेजिस्लेटिव पावर्स इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव पावर्स। नाउ व्हाइल 352 is in operation, it means what? While emergency is in operation, this is 352, emergency is in operation, तो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, दोज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इवन बाय द यूनियन। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई वी से कि दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फेडरल सिस्टम टू यूनिटरी सिस्टम। जो पावर शक्तियां हैं, शक्तियों का संकेंद्रण कहां हो गया, कंसंट्रेशन कहां हो गई? दैट इज कंसंट्रेटेड इन द यूनियन नाउ। यू गॉट इट और नॉट? ठीक है? तो दिस इज 353A, दिस इज विद रिगार्ड टू द एग्जीक्यूटिव पावर। यू गॉट इट? समझ गए आप लोगों? नेक्स्ट, नाउ कम द सेकेंड पार्ट। Please read it. Same language. Now we are going to read it 353B. डायरेक्ट पढ़ लीजिए अपना, मैं यहां पढ़वा रहा हूं आपको। The power of the parliament to make laws. Power of, see, we have read it in article 245 and 246. Basically 246. Parliament is empowered to make law over the subjects mentioned in the union list as well as in the concurrent list.
ठीक है ना। पार्लियामेंट को क्या पावर है कि वो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए उन पर लॉ बनाए, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है उन पर लॉ बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ ओवर द स्टेट्स इन सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट। दिस इज द जनरल लॉ। सामान्य समय में, जनरल टाइम में क्या होगा, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, वाइल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, इमरजेंसी में क्या होगा, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ, ओके, दैट एक्सटेंड्स इवन टू द मेकिंग लॉज ओवर द स्टेट सब्जेक्ट्स। वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, नोट विद स्टैंडिंग दैट इट इज वन विच इज नॉट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। भले ही वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन हो या नहीं हो, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओवर दैट सब्जेक्ट ऑल्सो। आई बात समझ आई बात। तो पहला 353A वाज डीलिंग विद द एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 353B is dealing with the power of the parliament to make law. Now according to it, the power of the parliament extends to the making law over the state list subjects. Earlier it was not empowered, but now it is empowered to make law over the subjects which are not mentioned in the union list. Thereby what? It was earlier empowered to make law over union list, concurrent list. तो कौन से सब्जेक्ट पर नहीं बना सकती थी पहले? स्टेट लिस्ट पर, है ना। अब स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आई बात समझ में? देखिए ऐसा समझ लीजिए, पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ओवर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ओवर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। गॉट इट और नॉट? बट when there is a national emergency, parliament can make law over the state list as well. ये समझ में आ गया आपको? नहीं आ गया? ये बहुत क्लियर कट आपको लॉ समझाने की कोशिश किया मैंने आपको। ये क्यों मैडम, आया नहीं आया? तो एग्जीक्यूटिव पावर भी यूनियन के पास पहुंच एक्सटेंड हो गई यूनियन की, एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन आल्सो गेट एक्सटेंडेड while emergency is in operation. There are two consequences, and which is article 353A and 353B. Now see this, ये प्रोविजो है इसका, this is the proviso. This proviso was added by the 42nd amendment. 353 का जो प्रोविजो है, this was added by the 42nd amendment, inserted by the 42nd amendment. अब समझिए, एक सिचुएशन देखिए आप लोग। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लगी हुई, इमरजेंसी वॉज इम्पोज इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वेदर पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ओवर द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू यूपी ऑल्सो या तमिलनाडु ऑल्सो और नॉट। इमरजेंसी कहां लगी है? जम्मू कश्मीर में। अब एक स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाह रही है पार्लियामेंट, वेदर पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद रिगार्ड टू अदर स्टेट और नॉट। तो ये जो प्रोविजो है, ये 42nd अमेंडमेंट से जो प्रोविजो जोड़ा गया है, इसने ये ऐड कर दिया। क्या कहता है देखो जरा, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन ओनली इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यह ध्यान रखना, दिस प्रोविजो इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कब? when the emergency is in operation only in one part of India, in any part, यानी कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, पूरे भारत में एप्लीकेबल इमरजेंसी नहीं है। ये उसी सिचुएशन में लागू होगा जहां पर केवल किसी एक भाग में इमरजेंसी लागू है। पहली कंडीशन हो गई है। इवन इन दैट केस इट सेज व्हाट, कि जो एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन मिला है या पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव पावर्स का एक्सटेंशन मिलता है, वह उन क्षेत्रों के लिए भी मिलेगा, दैट विल बी एप्लीकेबल इवन इन दोज पार्ट्स वेयर इमरजेंसी इज नॉट इन ऑपरेशन। नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? मैं समझाता हूं, इस स्लाइड से देखो आप लोग। दिस इज, सी दिस सर्कल, this region, Jammu and Kashmir, UP and MP, here emergency is in operation. The smaller circles, Jammu and Kashmir, UP and MP, shows where is emergency imposed.
Emergency is imposed in where? Jammu Kashmir, UP and MP. It means this is the area where emergency is not in force. This is, got it? Like this. सही हमारी बात आपको देखिए, दिस एंटायर ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड दीज व्हाइट ओवल्स Jammu and Kashmir, UP and MP, these are the areas where emergency is in operation. That is, emergency is in only any part of the India. It is not upon the whole of the India. Now, according to this proviso, which was inserted by 42nd Amendment, it says what? It says this कि जो ये जो पावर एग्जीक्यूटिव पावर है और जो पार्लियामेंट की पावर है, that is available even to for this area where emergency is not in operation. समझ रहे मतलब? Parliament can make law over the state subject even for those areas where emergency is not operation, that to any state other than a state in which or in any part of which proclamation of emergency is in operation. Are you getting this point? तो ऐसा नहीं है कि जहां पर इमरजेंसी लगेगी वहीं के लिए पार्लियामेंट की पावर बढ़ रही है. केवल पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ द इंडिया. पार्लियामेंट कैन गिव डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू एनी फॉर द विद रिगार्ड टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया. गॉट इट और नॉट? तो लिमिटेशन नहीं है अब. एंड इट वॉज एक्सटेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट. जिनको ये बात समझ में नहीं आई प्लीज रेज हैंड, मुझे अभी बता दीजिए. जिनको समझ में आ गई रेज हैंड. सबको आगे समझ में? तो आगे बढ़ सकता हूं फिर तो बहुत अच्छी बात है. सो इसको समझ लीजिए. देयर इज एन इमरजेंसी, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, स्टेट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, बट इवन टू स्टेट अदर देन वेयर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. उन स्टेट्स में भी लागू हो जाएगा ये नियम जहां पर इमरजेंसी लागू नहीं है. ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 353A एंड 353B रेड विद द प्रोविजो रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट्स. यू गॉट इट? तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट. गॉट इट? चलिए यहां तक, थैंक यू. तो नेक्स्ट इफेक्ट है आपका रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज. इन आर्टिकल 353A एंड B हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हाट वी रेड? दैट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स. ओके, नाउ 354 डील्स विद द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. गॉट इट और नॉट? This is regarding effect on financial matters, and regarding this what it says 354. See this, what is the heading? Application of the provisions relating to distribution of revenue while a proclamation of emergency in operation. तो जो distribution of revenues होता है, आप समझते हैं इस बात को क्या होता है? See, there is a pattern of distribution of revenues. जो आपके इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेशन हैं और जीएसटी वगैरह, देयर इज ए फॉर्मूला डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन कि हाउ दिस रिवेन्यू कलेक्टेड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, which tax should be collected by the center, which tax should be collected by the state, and how the taxes should be distributed. So in case of emergency, article 354 says even that normal pattern system of distribution of revenues gets changed. Got it? Now please read it. क्या कहता है ये? What it says? While a proclamation of emergency is in operation, जब इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में है, क्या होगा? The president may
by order direct that all or any of the provisions of article 268 to 279, please read and learn these articles. डिटेल्स नहीं, नंबर्स 268 से लेके 279 तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit, कि उनका इफेक्ट जैसे प्रेजेंट साहब चाहेंगे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आम शब्दों में मैं आपको कहता हूं ये, दिस इज द प्रेसिडेंट में while a proclamation of emergency is in operation by order alter the financial arrangement, दिस इज द लाइन। ये आप याद कर लीजिए बस, अगर आपको 354 की टेक्निकल लाइन में नहीं पढ़ना है तो व्हाट इट सेज, तो 268 से लेकर के 279 तक में जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है that can be changed, that can be altered by the president by order when the emergency is in operation. What is the effect of 354? 354 says that while emergency is in operation, then president have power of making an order to alter the financial arrangements as provided in article 268 to 279. ये जो आर्टिकल्स हैं 268 से लेकर के 279, ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट की व्यवस्था करते हैं उनमें चेंज किया जा सकता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। कैसे? बाय क्रिएटिंग एनी एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन। दिस इज द लैंग्वेज, एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस। तो राष्ट्रपति महोदय को जो भी अपवाद क्रिएट करने हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है, वो किए जा सकते हैं। आर्टिकल 354 परमिट्स फॉर दैट। तो 353 पढ़ लिया हम लोगों ने, 354 आ गया, अभी आ गया। गॉट इट? तो दैट इज द चेंज इन द एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड द फाइनेंशियल पावर्स। समझ में आई बात आपको? Now move to the what is the effect of imposition of emergency on fundamental rights, and for that purpose you will have to go to first article 358. We read article 358 and then we read 359, but first of all we should go to article 358. तो देखो 358 क्या कहता है, see this। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया, प्लीज कोड देख लीजिए, वो भी कर देते हैं कि जो भी ऑर्डर होगा, एवरी ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज 1 शैल एज सून एज मे बी अल्टर्ड इन इट इज मेड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे ऑर्डर, जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट चेंजेस होंगे, जो भी पार्लियामेंट, जो भी प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर पास कर रहे हैं फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट, दैट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट्स इट फॉर दिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये जो this is please highlight this, जो ये पिंक शेड में है इसको पढ़ना है आप लोगों ने। दिस इज, ये जो ऑर्डर होगा मॉडिफिकेशन का रिगार्डिंग दिस व्हाट फाइनेंशियल अरेंजमेंट मॉडिफिकेशन का, उसका जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी ओनली व्हाट, ओनली अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नॉट बियॉन्ड दैट। Got it or not? Not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which the proclamation ceases to operate. जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल समझते हैं, इट स्टार्ट्स विथ 1 अप्रैल एंड इट एंड्स 31 मार्च। तो जिस ईयर में, जैसे मान लीजिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन में आई एंड इट एंड्स इन जनवरी 2019, तो फाइनेंशियल कौन सा हुआ? 2018-19, स्टार्टिंग विद अप्रैल 2018 एंड एंडिंग विद 31 मार्च 2019, ये हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट में चेंज करने वाली बात हुई, उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी वो केवल 31 मार्च 2019 होगी वो। तो यहां से प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा आपके कि 354 में अगर फाइनेंस जो प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर कोई वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट से मॉडिफिकेशन करते हैं, तो व्हाट कुड बी दी
एक्सटेंट ऑफ दैट। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो इमरजेंसी खत्म हो रही है, उसी फाइनेंशियल ईयर से बाहर आपका वो चेंज नहीं जाएगा। जैसे ही फाइनेंशियल खत्म होगा, नॉर्मलसी विल रिज्यूम। 31 मार्च के बाद फिर नॉर्मल फाइनेंशियल रिलेशंस अपनी जगह आ जाएंगे। तो जो भी चेंज होगा दैट विल बी मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच दैट इमरजेंसी सीजेस टू हैव इफेक्ट। बात समझ नहीं आई? किसको समझ में नहीं आई प्लीज रेजेंट। तो थोड़ा टेक्निकल है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये एक एक पॉइंट को समझना ही पड़ेगा आप लोगों को कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी इस चेंज की। समझ में आई बात आपको? बड़े आगे को, अब पढ़ते आगे को। नाउ दिस इज रिगार्डिंग विद द फंडामेंटल इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। दिस इज 358. You read it in your barrack, I read it here. While a proclamation of emergency declaring that security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or external aggression, please highlight this as it is, by war or external aggression is in operation. Now this is language ko I have changed to this slide like this. Because of war or external aggression, on two grounds only. See, for 358 is applicable on only when there is emergency only on the basis of war or external aggression. The third ground, armed rebellion, that is absent from here. Emergency is imposed on the ground of war or external aggression. So because of war or external aggression, security of India or any part thereof is threatened. Got it? And because of this threat, emergency is in operation. देखो लैंग्वेज को कितना सिंप्लीफाई किया मैंने। आप देखो ये वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इंडिया की या उसके किसी एक पार्ट की सुरक्षा को खतरा है, और उस सुरक्षा को खतरा होने की वजह से भारत में या उस पार्ट में इमरजेंसी को लागू किया गया है। उसकी वजह से क्या होगा कि आर्टिकल 13 रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा स्टेट को कोई लॉ बनाने के लिए। आर्टिकल 19 शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर द स्टेट टू मेक एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन for which it was otherwise incompetent, meaning thereby suppose एक वो सिचुएशन देखिए कि there is no emergency and when state will make a law which infringes your right under article 19, that law will be declared void. Are you getting this point? article 13 clause 2 क्या कहती है? State shall not make any law which takes away or abridges the rights given by the part third. दूसरे शब्दों में कहें तो state can not make any law which infringes your fundamental right. This is prohibited by article 13. याद आ रहा है आप लोगों को? आर्टिकल 13 ने मना कर दिया कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिससे आपके मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो। सही है? अब ये क्या कह रहा है 358 क्या कहता है? आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अगर इन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी है, वॉर के ग्राउंड पर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर इमरजेंसी लागू की गई है, तो जिन सब्जेक्ट्स पर पहले स्टेट लॉ नहीं बना पा रहा था क्योंकि आर्टिकल 19 का हनन होता, वो लॉ भी अब बनाए जा सकते हैं। फॉर विच इट वॉज अदरवाइज इनकॉम्पिटेंट, जो पहले स्टेट लॉ नहीं बना पाता। इट मीन्स देयरबाय कि आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, इट डजंट कम इन द ऑपरेशन। आर्टिकल स्टेट इज नॉट बार्ड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 19। स्टेट कैन मेक एनी लॉ, स्टेट कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, state can make any law or state can take any executive action even if it violates your fundamental right guaranteed by article 19.
बात समझ आई आपको? आर्टिकल 19 के द्वारा जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर्स फ्रीडम्स दी गई हैं, वो भले ही बाधित होती हो, उनका भले ही हनन होता हो, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल स्टेट कैन मेक सच लॉ, स्टेट कैन टेक सच एग्जीक्यूटिव एक्शन। समझ आ रही बात आपको? आर्टिकल 19 गेट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। व्हाई? बिकॉज देयर इज वॉर। व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन। ऐसा क्यों है? देखो देश में वॉर चल रहा है, भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो आपको कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिल सकता। आपको वो आजादी, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं मिल सकती है। देयर इज लॉजिक बिहाइंड दैट। यू विल हैव टू स्टॉप योरसेल्फ समवेयर। यू कैन नॉट से आई विल मूव एवरीवेयर, मैं असेंबली करूंगा, मैं हाय अल्लाह करूंगा, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो, बिकॉज व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस आर सुप्रीम, interest of the India is supreme, interest of the state is supreme here, because security of the India, security of any part of the India is threatened because of war or external aggression. Therefore your freedom guaranteed by article 19 goes automatically. So article 358 basically deals with the automatic suspension of article 19. Got it? लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है? Under which article 19 is automatically suspended? Answer is article 358. Question number 2. Article 19 gets suspended during emergency when it is imposed on grounds. Option A, war. Option 2, external aggression. Option C, A and B both. A और B both and D. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. Got it or not? तो this is the first part of this 358 का. समझ में आई बात आपको? कौन ऐसा व्यक्ति इसको समझ में नहीं आया अभी तक? ये समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो अगला पार्ट, इससे समझ में आया होगा ना? दिस बाय द ओरिजिनल लैंग्वेज, while proclamation of emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or external aggression is in operation. Nothing in article. This is पढ़ लेंगे आप लोग. Now come to second part. Now second part is this, जो लॉ बनाया गया, what will be the timeline of such law? During what time it will remain in operation? ये कब तक जीवित रहेगा, कब तक ऑपरेशन में रहेगा ऐसा लॉ जो बनाया गया? It says about this, but any laws so made shall to the extent of incompetency cease to have effect as soon as the proclamation ceases to operate. Please देखो ये जो लाइन है, now I am giving red color. It is very important and it is very important for your prelims. यहाँ पे 6 महीने का, 1 साल का कोई वो नहीं दिया हुआ. ऐसा जो भी लॉ बनाया गया है, to the extent of incompetency cease to effect as soon as the proclamation ceases to effect. जैसे ही प्रोक्लेमेशन खत्म हो गई इमरजेंसी की, जैसे ही इमरजेंसी की उद्घोषणा समाप्त होती है, वैसे ही वो लॉ समाप्त हो जाएगा. लेकिन कितना? टू दी एक्सटेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी. इट मीन्स व्हाट? अगर मान लीजिए उसका 80% पार्ट आर्टिकल 19 को वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो वो दैट पार्ट विल रिमेन इफ इट कैन एग्जिस्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी विल बी एप्लीकेबल हियर. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? टू दी एक्सटेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी. जो लॉ है वो उतना ही नष्ट होगा, उतना ही दैट शैल सीज टू इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी. इनकॉम्पिटेंसी विद व्हाट? इनकॉम्पिटेंसी विद द आर्टिकल 19. इट शैल सीज टू ऑपरेट एज सुन एज व्हाट? प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट. तो ऑप्शन क्या आएंगे आपके? इट शैल सीज टू ऑपरेट. ऑप्शन ए, एज सुन एज द प्रोक्लेमेशन सीजेस. सेकंड, आफ्टर द 6 months ऑफ द इमरजेंसी सीजेस. इस तरीके से, क्योंकि आपने कई जगह रखा है 6 महीने वाला फॉर्मूला, तो हो सकता है यहां भी अप्लाई कर दें. फाइनेंशियल ईयर वाला फॉर्मूला वो 354 में, यहां पर नहीं है. यहां पर क्या है? एज सुन एज द प्रोक्लेमेशन सीजेस टू ऑपरेट. तो यहां का ध्यान रखेंगे आप कि ये लॉ कब तक वैलिड रहेगा. कई क्वेश्चन आ चुके. आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन. आर्टिकल 358 ऑन द ग्राउंड्स इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन. 2 बातें. थर्ड पॉइंट, इट रिमेन्स, सच लॉ रिमेन्स इन फोर्स
till the emergency only, but it shall to the extent of incompetency it will cease to have effect. Otherwise other portion which is a valid, which is competent with the article, that will remain into effect, that doesn't go with the emergency. एक लॉ बनाया गया इमरजेंसी में, समझ रहे हैं बात? उदाहरण समझ लीजिए, इमरजेंसी लागू कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर. ड्यूरिंग इमरजेंसी वन लॉ वाज मेड बाय द स्टेट विच अदरवाइज स्टेट कुड नॉट मेड. अगर केवल इमरजेंसी की वजह से बनाना पड़ रहा है, अगर वो नॉर्मल टाइम में आप लॉ लेकर आते तो शायद नहीं ला पाते. अब इमरजेंसी खत्म हो गई. अब प्रश्न सिर्फ इतना है, वो जो लॉ बनाया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी, व्हाट वुड बी इट्स फेट, इसका भाग्य क्या होगा? क्या यह भी इमरजेंसी के साथ खत्म हो जाएगा या ये रहेगा? तो आंसर इज दिस कि दिस विल रिमेन इन इफेक्ट टिल इट इज वैलिड विद द आर्टिकल 19. जितना पार्ट उसका आर्टिकल 19 के विरुद्ध जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी विद द आर्टिकल 19, इट विल हैव सीज टू इफेक्ट. इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. जितना इनकॉम्पिटेंट नहीं है उतना इट विल रिमेन वैलिड. वो ऐसा नहीं कि वो भी ऑटोमेटिकली इमरजेंसी खत्म हुई तो पूरा का पूरा लॉ ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. अब तो आपको समझ में आ गई बात बड़े. लेकिन क्या रहेगा? एक्सेप्ट एज रेस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर द लॉ सो सीज टू हैव इफेक्ट. कि इस लॉ के अंतर्गत जो भी कार्य कर दिए गए, डन और ओमिटेड, उनका इफेक्ट रहेगा. उनका इफेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा इमरजेंसी टाइम पर. ठीक है, बड़े आगे को. अब तो समझ में आ गया होगी बात पूरी तरीके से. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन ये है, वही बात जो हम पहले पढ़ चुके कि सपोज कीजिए इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज थ्रेटेंड. तो वेदर सच लॉ कैन बी मेड क्वा जम्मू अदर स्टेट्स? आंसर इज यस. जो पहले पढ़ा था, इट इज नॉट नेसेसरी कि जहां पर इमरजेंसी वहीं पर चेंजेस आएंगे. चेंजेस कैन बी एप्लीकेबल एवरीवेयर थ्रू आउट द इंडिया. कर लेंगे आप ये बात. नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, देखिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वो जो लॉ है, जो रिसाइटल वाली बात आई, अब यहां पर आएगी. देखिए, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी लॉ which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the proclamation of emergency in operation when it is made. What is this? कि जो उस लॉ को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है कि इवन इफ इट इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट, इट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिकॉज आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड. एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा कि उस लॉ में आपको ये उल्लेख करना पड़ेगा, रिसाइटल होगा. इट शैल कंटेन ए रिसाइटल दैट दिस लॉ इज इन रिलेशन टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ये जो लॉ बनाया जा रहा है इमरजेंसी के संबंध में बनाया जा रहा है. अगर उस लॉ में ये उल्लेख नहीं होगा तो फिर आर्टिकल 358 उस पर लागू नहीं होगा. उसको जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो उसको नहीं मिलेगी. आप समझ रहे हैं? देखिए, आर्टिकल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. स्टेट ने 2 लॉ बनाए, एक्ट ए एंड एक्ट बी. सही है? एक्ट ए में ये उल्लेख कर रखा है, रिसाइटल है कि एक्ट ए को इमरजेंसी की वजह से बनाया जा रहा है. सही है? एक्ट बी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. आप समझ आ गई बात? एक में रिसाइटल है, एक में रिसाइटल नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज ओनली द एक्ट ए विल एग्जिस्ट, बी विल नॉट. आर्टिकल 358 की जो क्लॉज 1 है, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द लॉज हैविंग दिस रिसाइटल, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि ये जो लॉ बनाया गया है ये इमरजेंसी के ऑपरेशन की वजह से बनाया जा रहा है. ये उल्लेख होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 358 का फर्स्ट पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ में बात आपको नहीं आई है रिसाइटल का? अब समझ में आ गया होगा, है ना? सेम थिंग इज विद
एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो दिस इज 358। तो कौन कौन से क्वेश्चन आ गए देखो, फिर आपको मैं दोबारा बताता हूं। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। सेकंड, emergency only on the grounds of war or external aggression. There must be recital in the law that it is for the operation of emergency. Secondly, that और क्या था कि such law shall cease to effect to the extent of incompetency with the as soon as the proclamation ceases to have effect. तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। 358 एंड्स हियर। नाउ वी गो टू आर्टिकल 359। देखो यहां पर क्या था, आर्टिकल 358 में क्या है, दिस इज ऑटोमेटिक सस्पेंशन। क्या है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। प्रेसिडेंट नीड नॉट टू मेक ए स्पेशल ऑर्डर फॉर दैट। लेकिन अब मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि नहीं, वी नीड टू सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो फॉर दैट पर्पज प्रेसिडेंट साहब विल हैव टू टेक रिकॉर्स ऑफ द आर्टिकल 359। ओके, सो मूव टू आर्टिकल 359। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 359। सही, आर्टिकल 359 और 358 एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हाट? इन केस ऑफ आर्टिकल 358 प्रेसिडेंट नीड नॉट टू मेक एनी स्पेशल ऑर्डर, but for the purpose of 359 president will have to make special order for the suspension of the fundamental rights mentioned in such order। आर्टिकल 19 में ऑटोमेटिक सस्पेंड होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि आर्टिकल 14 शुड बी सस्पेंडेड। नाउ प्रेसिडेंट विल हैव टू मेक ए स्पेशल ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 14। गॉट इट और नॉट? नाउ लेट्स रीड आर्टिकल 359 व्हाट इट सेज। Where a proclamation of emergency is in operation, that's very clear, the president may by order declare that, please I have highlighted this phrase, why? The president may by order declare means there will have to be a special order for that. President may declare by order, by making an order. Are you getting this point or not? Secondly, that right to move any court, what? Right to move to any court for the enforcement of such rights conferred by part 3rd except article 20 and 21, highlight this, as may be mentioned in the order, and all proceedings pending in any court for the enforcement of such right so mentioned shall remain suspended। नहीं आई होगी बात समझ में आपको? Now I explain you। इसको ऐसे पढ़िए, देखो आप, राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सही है, शैल रिमेन सस्पेंडेड। कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं इसको सेम कलर करता हूं, शायद तब समझ पाओ आप इसको। राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट, अब ये जो इतना फ्रेज है पूरा, ऑफ सच दिस इट मीन्स फंडामेंटल राइट, शैल रिमेन सस्पेंडेड, मीनिंग देयर बाई कि इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, फंडामेंटल राइट्स आर देयर बट यू कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात? बट विच आर द एक्सेप्शंस? Fundamental rights given by article 20 and 21, and that is the question of prelims. Fundamental rights given by article 20 and 21 are never suspended. This is the question of prelims. Which are the fundamental rights which are never suspended? Article 20 and 21. Which fundamental right is automatic suspended? Article 19. समझ में आई बात आपको? लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है यहां पर वो समझने की बात है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड। आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, दे आर वेरी मच अवेलेबल टू यू। व्हाट इज सस्पेंडेड? योर राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट इन केस ऑफ वायलेशन इज सस्पेंडेड। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट
for their enforcement. Got it? So which articles cannot be suspended? 20 and 21. President may have to make an order for that. Got it or not? And only those fundamental rights will be suspended. I mean, right to move to court for their suspension, which may be mentioned in the order. If the president, sir, mention only Article 14, only Article 14 will be suspended like this. Article 22, 23, 20, whatever they mention in that. It is not as if all the fundamental rights. समझ में आई बात आपको? दोबारा समझाता हूं आप लोगों को. देखिए, पहली बात यहां पर in Article 359, President will have to make a special order. Got it? Order will be to suspend your right to move to court to enforce your fundamental rights. Which fundamental rights? Which are mentioned in the order itself. But which cannot be the fundamental rights? Article 20 and 21 can never be mentioned in such order. This is the line. कर लेंगे आप लोग अभी. दिस इज द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट फ्रेज ऑफ दिस आर्टिकल 359. पढ़े आगे. नेक्स्ट, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोक्लेमेशन इज इन फोर्स और फॉर सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी मेंशन्ड इन द ऑर्डर इटसेल्फ. तो व्हाट शैल बी द ड्यूरेशन? The duration of such suspension will be mentioned in the order itself. तो maximum extent कितना होगा? For the period of proclamation is in force. जिस दिन proclamation खत्म हो रही है उसी दिन उस order का प्रभाव खत्म हो जाएगा. समझ में बात आपको? या फिर प्रेसिडेंट साहब कैसे कह सकते हैं कि only up to this month, whether emergency खत्म हो या ना हो, this order shall remain in force for only to the 1 month for such shorter period, जितना प्रेसिडेंट साहब चाहें इसमें. तो दिस इज रिगार्डिंग योर पीरियड ऑफ सच ऑर्डर कि ड्यूरेशन ऑफ सच ऑर्डर क्या रहेगी. ऑर्डर मेड अंडर आर्टिकल 359, मैक्सिमम ड्यूरेशन विल बी व्हाट? एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. अदरवाइज प्रेसिडेंट मे शॉर्टन दैट पीरियड बाय स्पेसिफाइंग दैट इन ऑर्डर इटसेल्फ. कर लेंगे. नेक्स्ट, बाकी सब वैसा ही है जैसा उसमें था, सिर्फ इतनी बात है इसमें. जो रिसेटल वाला पॉइंट है जैसे उसमें था 358 में रिसेटल होना चाहिए लॉ में, सेम रिसेटल यहां पर, सेम लॉ. तो इसमें बस कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है आपको जो मैं बहुत डिटेल में समझाऊं आप लोगों को. इट कैन बी डन ऐसे बस, नो प्रॉब्लम इन दैट. यू रीड इट एंड रिसेटल वाला लॉ सेम है, ऑपरेशन इन अदर एरिया सेम है, लगभग सेम है सब कुछ. ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैं आपको कंपैरिजन समझाया था. देखिए ये था 358, 359. 358 में ग्राउंड्स कौन सी है? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन. देयर इज नथिंग, कुछ भी, कोई भी, इट मे बी इन केस ऑफ एनी ग्राउंड. व्हाट इज सस्पेंडेड हियर? ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. हियर अदर देन 19, नेवर 20 एंड 21. सस्पेंशन ऑफ स्पेशल ऑर्डर. दिस इज द समरी ऑफ दिस आर्टिकल 358 एंड 359. कर लेंगे आप लोग. इन दोनों का डिफरेंस समझाता हूं और भी जो है आपका. In case of 358, one important point is this: Article 19 is suspended during the entire period of emergency. In case of 358, Article 19 gets suspended during the entire duration. But in case of 359, it is the discretion of the president उस टाइम लिमिट को डिफाइन करना.
समझ रहे हैं माधव? दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस. In case of 359, it is the president who will decide the duration of that period. But in case of Article 19 remains suspended throughout the operation of emergency. कर लेंगे? Secondly, Article 358. Under Article 358, Article 19 gets suspended itself. You don't have any right. In case of 359, you have right, but you cannot enforce that right. This is the difference. कर लेंगे? आपका right तो है 359 में, but you cannot go to the court for enforcement of that right. So this is the next effect, and next comes the very, very important, and that is एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ ऑफ लोकसभा. लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 years, बट इट ऑल्सो मे बी एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ड्यूरिंग द imposition ऑफ इमरजेंसी व्हेन द, एंड प्लीज गो फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू गो टू आर्टिकल 83(2). व्हाट इट सेज? While the proclamation of emergency is in operation, the president may extend the normal life of the Lok Sabha by last effect of the emergency. And what is that? Extension of life of Lok Sabha as well as the extension of life of the state legislature. You got it? Now, for the purpose of Lok Sabha, you will have to go to Article 83(2). What it says? While the proclamation of emergency is in operation, the parliament by law may extend the normal life of the Lok Sabha by a year each time up to a period not exceeding beyond 6 months after the proclamation ceases to operate. Meaning thereby what? See this. This bar shows the length of the emergency time, and this shows the tenure of Lok Sabha or the state legislature, and that is the what is the normal time in both cases? This is 5 years. So what it says? When the emergency is in operation, the life of the Lok Sabha can be increased by 1 year each at a time. Meaning thereby आप ये नहीं कह सकते कि इस साल 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, आप उसको 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो एक बार में, बस 1 year each time. But there is no restriction over that. 1 साल आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से. लेकिन मैक्सिमम लिमिट कब होगी? जिस टाइम इमरजेंसी खत्म हो जाती है, आफ्टर दैट द 6 months. तो मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी व्हाट? दैट द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड देयर आफ्टर 6 months. नाउ रीड अगेन. व्हाट इज दिस? While the proclamation of emergency is in operation, the parliament by law, and ध्यान रखना अगेन यहां से क्वेश्चन आता है कई बार. The phrase used is what? Parliament by law. It is not simply parliament. You may be asked in your exam that the duration, the tenure of the Lok Sabha can be extended by option A, parliament, option B, parliament by law. So tenure of the Lok Sabha can be extended only by the parliament by making a law, not by a resolution. ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया और they will have to make a law. Are you getting this point or not? Parliament by resolution और parliament by law समझते हैं इसके अंदर? नहीं. कितने लोग नहीं समझते? Raise hand. देखिए लॉ मेकिंग प्रोसेस अलग होता है. लॉ कैसे बनेगा? लोकसभा से पारित कराएंगे विधेयक को, राज्यसभा से पारित कराएंगे, फिर प्रेसिडेंट साहब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब हम कहेंगे ए लॉ हैज बीन इनेक्टेड. बट दिस इज द केस ऑफ रिजोल्यूशन. प्रस्ताव पारित करना, लोकसभा में पारित कर लिया, लोकसभा, there is no need to get it signed by the president. So the term is what? Parliament by law. So extension of life can be done only by the parliament by making law. Second question is what? What is the tenure? How it can be extended? By a year each a time, up to a period not exceeding beyond 6 months after proclamation ceases to operate. तो प्लीज अभी आपने देखा होगा इमरजेंसी में कई बार क्या हो रहा है, sometimes order expires with the expiry of the emergency. Sometimes this is during the financial year only, up to the financial year.
समटाइम्स इट इज आफ्टर द 6 months. तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि कौन से आर्टिकल में कौन सी ड्यूरेशन को फिक्स किया गया है, अदरवाइज आपके सब जगह यही लगेगा एक्सीडिंग 6 months 6 months करेंगे आप लोग हर जगह, ये मत करना आप लोग। ये आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था आर्टिकल 354 में क्या था कि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट में जो मॉडिफिकेशन होगा वो कब तक वैलिड होगा, टिल दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी एक्सपायर्स, है ना। तो उसमें ये लिमिट थी। यहां पर एक्सटेंशन की लिमिट कितनी है, 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। समझे? नेक्स्ट इज व्हाट 172 का प्रोविजियो, दिस इज रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट सेज अगेन व्हाट, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not extending in any case beyond a period of 6 months. Same line is required, same thing is there. So this you will have to remember only the articles numbers 83(2) and this is 172. Okay, so this is the last effect of the emergency. हम लोगों ने क्या कर लिया इमरजेंसी इफेक्ट में, extension of center's executive power, parliament empowered to make law over the state subjects, alteration or in the distribution of revenues हो गया, and then thereby the effect on fundamental rights article 358 359 हम लोगों ने पढ़ लिया, and then the extension of life of the parliament Lok Sabha as well as the state legislature. So these all effects are very very important for your prelims as well as for your mains. समझे आप लोग? तो आपने 352 डिटेल में पढ़ लिया, 358, 359, 353, 354, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि वे भी ओनली टॉपर्स ही जुडिशियल एग्जाम को निकाल सकते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है वही लोग जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़ रहे हैं, परसों भी पढ़ रहे हैं, बस ये। यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जज बन सकते हैं। आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा, आज से मेहनत कर रहे हैं तब भी आप जज बन सकते हैं, राइट? कर लेंगे आप लोग। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, vidhijudical.com को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।